इस वक्त अगर हम नेपाल क्रिकेट टीम की बात करें तो इस वक्त जो मेजर सेंटर ऑफ पॉइंट है वो है नेपाल टी20 लीग। जी हाँ, ये लीग इस वक्त चल रही है और कहीं ना कहीं इसमें सारे लोकल प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। चाहे नेशनल टीम की बात करें या फिर टी20 में जो प्लेयर्स खेलते हैं सीनियर टीम में उनकी बात करें, डोमेस्टिक के प्लेयर्स की बात करें, काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं। कितना अच्छा जा रहा नहीं जा रहा है वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त फिलहाल सेंटर ऑफ विशेष नेपाल टी20 लीग जरूर है। तो कहीं ना कहीं जैसे एक चीज़ हम जरूर कहना चाहेंगे शुरुआत में इस वीडियो में, फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ जरूर चलेंगे कि जैसा भी है जो भी है आखिर है तो अपना ही लीग, अपने ही कंट्री का है, अपने ही वो लड़के खेल रहे हैं जो हमारा आपके बीच में कहीं ना कहीं खेले हैं, बड़े हुए हैं, टीम तक पहुंचे, नेशनल टीम पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली आप ही के अपने लड़के हैं, सपोर्ट जरूर करिए उन प्लेयर्स को भी और उन लीग को भी, जितना आप देख सकते हैं अपनी फ्री टाइम में जरूर देखिए और कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आखिरकार वही वो लड़के हैं जो आगे जाकर टीम को रिप्रेजेंट भी जरूर करेंगे। तो कम से कम सीनियर प्लेयर से डिसअपॉइंटमेंट है कोई बात नहीं, जो यंग लड़के खेल रहे हैं, जो अभी आना चाह रहे हैं, जो अच्छे टैलेंट है, कम से कम उनके लिए ही आप नेपाल टी20 लीग को फॉलो जरूर करिए और देखिए जरूर और इस लीग को सपोर्ट जरूर करिए। खैर चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। इस लीग के शुरू होने से पहले हमने एक वीडियो आपके सामने रखा था कि क्या ये वक्त सही है नेपाल टी20 लीग कराने का। देखिए नेपाल टी20 लीग जो है ये एक ऑफिशियल लीग है, वो तो सही है, जाहिर सी बात है। इस बार प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पैसे अभी किसी लीग के अगर मिले हैं तो शायद इसमें मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अच्छा है, लोकल टैलेंट्स को एक्सपोजर मिलेगा, ये सब चीज़ें के लिए लीग तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या टाइमिंग उसकी अच्छी है? इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसको डिटेल में आपको समझने के लिए आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कहा था कि ये टाइमिंग जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये अगर जैसे पहले था सितंबर अक्टूबर में होना था, ये तब होता तो बात बहुत अच्छी थी, लेकिन अब की बात करें तो ये टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी आप या किसी से छुपा नहीं है कि इस वक्त नेपाल क्रिकेट की अगर हम बात करें वो हालात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ये साल हॉरिबल गया है। अगर आप वनडे के लिहाज से देखेंगे कई सारे मैचेस हारे हैं और जो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ओडीआई स्टेटस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में टॉप 5 में रहकर बचाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा है। ऐसा नहीं कि उनके हो गया है, लगने जरूर लगा है नामुमकिन सा, क्योंकि अगले 12 में से आपको 9 मैचेस जीतने हैं। उसके बाद एक के बाद एक क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अब तक 4 कोचेज चेंज हो जाना, वही एक कोच आना, बदल जाना, फिर वही सवाल उठना अगला कोच कौन, फिर वो आना 6 महीने तक चलना, फिर से वो चले जाना, फिर से अगला सवाल अगला कोच कौन। तो ये सारे मुद्दों के बीच में उस वक्त में जहाँ पे 50 ओवर क्रिकेट को लेकर कहीं ना कहीं माथापच्ची चल रही है, जो अभी लेटेस्ट कोच जो गए उन्होंने कहा कि प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इनडिसिप्लिन है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें अपनी जगह पर उस पर डिस्कशन आगे जरूर करेंगे। लेकिन उन सब चीजों के बीच में जहां पर ओडीआई स्टेटस बचाना है, टीम टी20 लीग की तरफ चली गई है, टी20 क्रिकेट ज्यादा खेल रही है, तो टाइमिंग बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। लेकिन यार सबसे पहले हमें जड़ में जाना होगा अगर हम इस डिस्कशन को आगे लेके जाना है कि नेक्स्ट अब क्या, नेक्स्ट कोच कौन, क्या ऑप्शंस है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अब तक जो 4 कोचेस चेंज हुए हैं टीम के, उनका क्या कुछ हाल रहा है, क्या कुछ सफर रहा है, कितने वक्त तक वो टिक पाए हैं। नहीं ज़रूर। और देखिए अगर बात करें हम पहले से शुरू करें, यानी कि उमेश पटवाल सर को जो अपॉइंट किया गया, जो वो पहले थे 2019 में उन्होंने उनको अपॉइंट किया गया अगर हम देखें, और 2020 तक वो चले, तो 1 साल तकरीबन वो रहे टीम के साथ और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन दिया। जी हाँ, 2020 में उन्होंने रिज़ाइन दिया और उसके बाद एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कोच को साथ जोड़ा गया। जी हाँ, यानी कि देव व्हाइटमोर सर को साथ में जोड़ा गया, जिनका वास्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा जिम्बाब्वे के साथ, इंडिया के साथ भी, और इंडिया की जो नेशनल बांग्लादेश के साथ है, जी हाँ बांग्लादेश के साथ भी वो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा, तो उनको साथ में जोड़ा गया। दिसंबर 2020 में उन्हें अपॉइंट किया गया और उसके बाद अगस्त 2021 तक ये सफ़र चला देव व्हाइटमोर सर का और नेपाल की टीम के साथ। तब उन्होंने वहाँ पर वो रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद वो वहाँ से अलग हो गए। तो ये 8 महीने का ये जो सफ़र था देव व्हाइटमोर सर का, दिसंबर से अगस्त तक का जो वो रहे हैं 2021 तक। बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से एक तीसरे कोच, जी हाँ ये तीसरे कोच अपॉइंट किए गए, वो जो नेपाल के साथ पहले जुड़े हुए थे। जी हाँ, कहीं ना कहीं काफ़ी यादगार रहा है कि 2014 टी20 वर्ल्ड कप में टूडू सरी कहीं ना कहीं हेड कोच थे, तो उन्हें जब अपॉइंट किया गया तो यार उनके टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो दिसंबर में उन्हें कहीं ना कहीं बनाया गया 2021 में, और उसके बाद देखते देखते जुलाई 2022 यानी जब स्कॉटलैंड का दौरा करके टीम आई, उसके बाद कहीं ना कहीं रिजर्वेशन उनकी तरफ से भी आ गया, जो चला सिर्फ और सिर्फ 7 महीने। क्योंकि मुझे लगता है कि उमेश पटवाल सर का ही पूरा 1 साल हुआ होगा, महीने में ही रहा होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर मनोज सर को हायर किया गया अगस्त में, और जो कि
और छोटा रहा। अभी दिसंबर में कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन की उनकी न्यूज आ गई, वो भी एक टूर यानी नाइविया के टूर से आने के लगभग कहीं ना कहीं उसके बाद ही, और चला वो 3-3.5 महीने का। तो आप देखिए टाइम फ्रेम कैसे कम होता चला गया। शुरू में शायद 1 साल के आसपास 10-11 महीने आप ले सकते हैं साहब का, उसके बाद 8 महीने, फिर 7 महीने, और अब ऐसा हालात है कि 3.5 महीने। क्या आप अगला कोच आए तो कहीं 1 महीने का तो नहीं होने वाला, यानी ऐसी चीजें आप माइंड में आने लगती। तो इस सिचुएशन में कोच को लेकर, जो कोचिंग को लेकर हालत है उस टीम के, जिस टीम को अपना ओडीआई स्टेटस बचाना है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड होता नहीं है कि आप लगातार कोचेस चेंज हो रहे हैं। लेकिन अब क्या, ये फिर से वही एंड क्वेश्चन बार बार उठ जाता है कि अब क्या नेक्स्ट कोच कौन, अब क्या नेक्स्ट कोच कौन। यही लगातार कम से कम 4 बार हो चुका है, लेकिन 3 बार तो हम ही इस चीज पे वीडियो बना चुके हैं। चलिए अब सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले तो डेलीगेट ये जरूर कहना चाहेगा कि जो पास्ट कोचेस का जो एक्सपीरियंस रहा होगा टीम के साथ जब वो कोचिंग कर रहे होंगे, उनसे भी जो भी उन्होंने इनपुट्स आपको पर्सनल मीटिंग्स में दिए होंगे। ऐसी बातें हैं जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये आप कभी इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपको 100% न्यूज आपके टेबल में परोसी जाएगी, बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड सिर्फ उतनी ही न्यूज रिलीज करता है मीडिया के सामने, चाहे वो प्रेस रिलीज हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जितनी वो देना चाहते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीजें जो लगता है कि नहीं ये बाहर नहीं आनी चाहिए, वो किसी भी हाल में बाहर ला सकते हैं, चाहे कितने भी अपने सूत्रों के हवाले से कवर लगा ले, वो आपको सूत्र भी गलत बताएंगे, क्योंकि सूत्रों को भी 100% न्यूज नहीं दी जाती है जितना वो चाहते हैं। तो सबसे पहले तो है जैसे कुछ चीजें उठती हैं कि पिछले कोचों को क्या कुछ प्रॉब्लम रही है टीम से, उसके भी एक बार जांच होनी चाहिए। एक जैसे हमने पहले ही कहा कि प्लेयर्स इररिस्पांसिबल हैं, वो तो हमने भी देखा, हमने भी वीडियो बनाया था कि आप 60-70% कैंप को देखें, 30-40% प्लेयर्स की रिस्पांसिबिलिटी भी होती है। इस पर हमने वीडियो पहले ही बनाया था, और वो चीज कहीं ना कहीं रिसेंट कोच मनोज सर जो आए थे उन्होंने भी ये चीज कही कि प्लेयर्स के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, प्लेयर्स इररिस्पांसिबल वे कहीं ना कहीं अपनाते हैं। कुछ प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा डेफिनेटली समझ गए सीनियर प्लेयर्स की वो बात जरूर यहाँ पर कर रहे थे। तो चलिए उन्होंने कहा हो गया, रिजाइन हो गया, वो बात अलग है, लेकिन इसमें एक छोटी सी जांच भी तो ऐन होनी चाहिए कि क्या उस बात में सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है तो क्लीन चिट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो ये सब चीजें भी तो देखनी चाहिए। नहीं जरूर, और बिल्कुल ये जो सीनियर प्लेयर जो खास खामियों को दबा देना ये भी तो ठीक नहीं है। जरूर इसकी इन्वेस्टिगेट है या जो भी आप लैंग्वेज में बेहतर समझे, वो जरूर करना जरूर चाहिए बोर्ड को कि हाँ भाई क्या है, देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, क्या मसला है, आखिर कहाँ परेशानी आ रही है। बार बार ऐसे करके कोच जा रहे हैं, क्योंकि कोच ने अपना इनपुट जरूर दिया होगा, किसी की कोई और वजह रही होगी, किसी की कोई और वजह रही होगी, लेकिन बोर्ड के जो मैनेजमेंट है उन्हें तो मालूम ही होगा, तो बिल्कुल कि उनको बिना बताए तो आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे करके रिजाइन नहीं दे सकते, उनको पहले बताइए फिर आप रिजाइन दे सकते हैं। तो जब मालूम हो तो इसको लेकर जरूर बातचीत होनी चाहिए प्लेयरों के साथ भी, और खासकर जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ जरूर बातचीत होनी चाहिए। 3-4 या 5 प्लेयर 6 प्लेयर जो भी है टीम में, उनके साथ बैठकर बातचीत जरूर होनी चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ, क्योंकि हमने देखा है इस साल काफी कुछ जो प्लेयर्स में है थोड़ा सा लैकिंग का प्रॉब्लम, बातें करने का प्रॉब्लम, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो उससे नाराज है, वो फला प्लेयर मुझसे नाराज है। तो ये चीज काफी सुनने में आई है। अगर इस साल देखेंगे हम तो आज फिर से ये चीज अब जाते जाते कोच ने बोल दी, तो ये थोड़ी हैरानी। बिल्कुल, तो अब यही बात हो जाती है ना कि आप फिर से बहुत ऑब्वियस लगता है 10-11-12 तारीख को लीग खत्म होगी, फिर आप उसके लिए कुछ कोच को बुलाएंगे और फिर एक नए उनमें से किसी को कर देंगे, लेकिन वो भी कितना चलेगा 3-4 महीने। लेकिन ये सब चीज तो हर कितनी बार आप करेंगे, इससे अच्छा है कि कम से कम ग्रास रूट पर जाकर आखिर पता करने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए डेव एटवुड सर मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑफर आया था तो उसमें चले गए, बड़ा ऑफर था, चलिए इसको मान लेते हैं कि वो चीज सही होगी। उसके अलावा आखिर क्या हो रहा है ग्राउंड रिपोर्ट पर, क्यों आखिर ग्राउंड लेवल पर क्यों आखिर कोचेस जो है वो टिक नहीं रहे, और ये बात में कितनी सच्चाई है कि प्लेयर्स काफी डिसिप्लिन है, क्या चीजें नहीं है वगैरह वगैरह। क्या पता वो सही हो, क्या पता प्लेयर सही हो, लेकिन एक जांच तो कम से कम होनी चाहिए, चाहे वो आप इंटरलीग करें, लेकिन वो चीजें भी नजर आती है। ये सब चीजें कर फिर आप अगर अगले कोच को हायर करें, इसका सोल्यूशन निकाल कर तो बेहतर होगा, वरना वो भी आप नया ले आएंगे 3-6 महीने में वो भी चले जाएंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और आ जाते हैं। 2 ऑप्शन ये है कि एक तो आप हेड कोच की तरफ प्रेफर करें कि मान लीजिए आपने फिर से किसी हेड कोच को बनाया और एज ए हेड कोच वो पूरी टीम को संभाल रहे हैं, जैसे कि अब तक चला आ रहा है। एक और ऑप्शन यहाँ पर क्या निकल कर आता है यार, वो भी दूसरा ऑप्शन एक बार क्या ट्राई किया जा सकता है। ऑप्शंस है, बाकी तो डिपेंड करता है। नहीं बिल्कुल सही, ऑप्शन तो काफी बेटर है, कहना होगा या नहीं है वो तो मैनेजमेंट जब फैसला लेंगे तभी पता चलता है कि ऑप्शन ये है कि अगर
हर चीज़ के अलग अलग कोचेस डिसाइड कर दिए जाए, खासकर बैटिंग और बॉलिंग के। ये एक चीज़ ज़रूर अगर इसको लाया जाता है इसको कि फंक्शन में कि चलिए हम बैटिंग कोच को लेके आएंगे इसको, और बॉलिंग कोच को भी हम अलग अलग कर देते हैं। जी हाँ, बैटिंग कोच बैटिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे, उनकी तकलीफ़ों को, परेशानियों को, कमज़ोरियों को, उनकी ताकत को, स्ट्रेंथ वीकनेस को, उस पर ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए 15 का स्क्वाड है, उसमें 7 बैट्समैन हैं, तो बैट्समैनों में वो बैटिंग कोच ध्यान देंगे, उनकी कमज़ोरियों में, बॉलों में, शॉर्ट बॉल, लेंथ बॉल, हार्ड बॉल, लाइन, कोई सब कुछ जो भी है, तो बैटिंग कोच बैटिंग वाले में ध्यान देंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स क्या करेंगे? जी हाँ, बॉलर्स उस वक्त क्या करेंगे? तो उस वक्त खासकर बॉलिंग कोच अगर एक अपॉइंट होंगे तो वो बॉलर्स के लिए उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ जो उनकी कमज़ोरियां हैं, उनकी ताकतें हैं, उनमें जो प्रॉब्लम है, जो उन्हें दिक्कत हो रही है, कहाँ डालने में बॉलें, कौन सी बॉल उन्हें परेशानी कर रही है, शॉर्ट बॉल नहीं डल रही या आगे नहीं करा पा रहे हैं, सीम को स्विंग नहीं करा पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो एक बॉलिंग कोच बेटर समझ सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। और खासकर मान लीजिए 4-5 बॉलर हैं टीम में, और 4-5 बॉलर को एक साथ तो आप हेड कोच नहीं कहेंगे डायरेक्ट आकर कि आप एक बार बोल सकते हैं हेड कोच, क्योंकि हेड कोच के लिए तो सब उनके टीम में आ जाते हैं कि हाँ सब 15-16 जने हैं, तो ये मेरे 15-16 जने हैं। लेकिन जब बॉलिंग कोच होंगे तो उनका काम क्या होगा? उनका काम यही होगा कि मेरे पास जो 7-8 बॉलर्स हैं, मेरा ये काम है, मेरा बैटिंग में घुसना काम नहीं है, मेरा ये इनको सिखाना, इनको समझाना, तो ये मेरा पर्टिकुलर काम है, मुझे ये काम करना है। तो ये एक बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच का ऑप्शन जो दूसरा निकल कर आता है, पहला तो ऑब्वियसली हेड कोच का है। बिल्कुल, जैसे हमने पहले कहा कि डेलक्रिट ये नहीं कह रहा कि आप ये वाला कभी नहीं, जी हाँ, बिल्कुल, ये जो चीजें हो सकती हैं वो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी एक चीज है, अब मान लीजिए आपने स्प्लिट कोचिंग कर दिया कि आपने हेड कोच ना रखकर आपने एक स्पेसिफिक बैटिंग कोच रखा और एक स्पेसिफिक बॉलिंग कोच रखा, जैसे कि आपने बहुत क्लियरली समझाया कि किस तरह से हेल्प हो सकती है। अब दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए आपने एक हेड कोच रखा है और वो बैट्समैनों के साथ इस वक्त टाइम बिता रहे हैं, बैट्समैनों को वो टिप्स दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस वक्त बॉलिंग डिपार्टमेंट के जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे होंगे? बिल्कुल जी, वो क्या कर रहे होंगे? हेड कोच ने बोला होगा ये नेट है, आप लोग चलिए शुरू करिए, मैं एक बैट्समैन भेज रहा हूं, आप यहां पर इस तरह की डिलीवरीज डालिए और आप अपना करते रहिए, तब तक मैं जरा बैटिंग जोन वाले प्लेयर्स को देख कर आऊं। अब यहीं पर दिक्कत है, अब वो बॉलर्स लोगों को लग रहा होगा कि नहीं हम ये बॉल सही रख रहे हैं, लेकिन वहां देखने के लिए कोई नहीं है। अब आप ये सोच सकते हैं कि नहीं इसके लिए एक ऑलरेडी बॉलिंग कोच हायर किया जाता है, रविका प्रसाद सर आते रहते हैं, लेकिन वही है वो ओकेजनली आते हैं। आखिर आप उन्हें परमानेंट हायर कब करने वाले हैं? ऐसे ओकेजनली भी काम नहीं चलेगा। और कई मैचेस नेपाल बॉलिंग के दम पे भी हारा है, ऐसा नहीं है कि मतलब नेपाल की बॉलिंग ऐसी है क्योंकि हमने स्टैट्स आपके सामने रखे थे कि ऐसा नहीं है कि डिफेंड करते हुए भी नेपाल बहुत सारे मैचेस जीता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पहले की ऑस्ट्रेलिया होती थी, खुद 180 पे आउट होती थी, दूसरे को 100 पे कर देती थी, खुद 100 पे आउट होती थी, दूसरे को 80 पे कर देती थी। एक ऑस्ट्रेलिया का जमाना था, उनके पास बॉलिंग थी। तो ऐसा भी नहीं है कि बॉलिंग इतनी अच्छी है कि बॉलिंग के दम पे मैचेस जीते हो, नेपाल ने कई बड़े इवेंट, ऐसा भी नहीं है। तो यही है कि आप उन्हें परमानेंटली हायर कर लीजिए ताकि वो कम से कम स्पेसिफिक लगातार टीम के साथ जुड़े रहे और बॉलर्स को और ज्यादा धार दे सके, खास करके पेस बॉलर्स को और जो मीडियम बॉलर्स हैं और स्पिनर्स को भी जितनी उनके पास एक्सपीरियंस है। और वहीं पर उसी बीच में बैट्समैनों को जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है उनको एक स्पेसिफिक अलग से बैटिंग कोच मिलेगा ताकि वो कोई ये नहीं होगा उनके अरे यार आधा घंटा ही सेशन है, इसमें मैं पूछूं या तू जाके पूछेगा या आप जाके पूछेंगे या मैं जाके पूछूंगा, ये बैट्समैन को अंदर नहीं होगा। अरे हमारे स्पेसिफिक बैटिंग कोच है, इनके हमारे पास इनके साथ 2-3 4 घंटे का टाइम है, आराम से हम सब इनसे बैटिंग लेते हैं। जी आना एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग गौर करते हैं बैक स्टेज मेहनत को, ये बहुत ही कम देखा जाता है कि एक बड़ा सा स्टेज सज तो जाता है लेकिन वो सजाता कौन है ये लोग भूल जाते हैं। खूबसूरत बहुत लगता है। एक एग्जांपल मैं बड़ा अच्छा सा दूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छा। बांग्लादेश टीम पिछले 1-1.5 साल से बहुत अच्छा कर रही है, उनकी जो पेस बैटरी है, बिल्कुल पेस बैटरी है। आप उनका स्टैट्स हम भी आपको अगर जरूर होगा तो निकाल के जरूर देंगे आपको, तो बिल्कुल निकाल के देंगे और आपको चाहे तो आप भी जरूर ढूंढिएगा। 1-1.5 साल से बांग्लादेश की जो पेस बैटरी है वो कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है, कमाल का, टेस्ट मैच में भी वनडे में भी जिस तरीके का उनका परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा देखिए उनके बॉलिंग कोच कौन है। अब यहाँ पर किसको क्रेडिट जाना चाहिए? एनएल जो हमारे कोच हैं, जी हाँ, साउथ अफ्रीका के एनएल डोनाल्डसन, वो कोच है इस वक्त। और क्या कोच हैं आप देखिए, क्या बॉलिंग सिखाते हैं वो, लाजवाब बॉलिंग सिखाते हैं।
जिस तरीके की वो फिर देखिए उनका रिजल्ट, तस्कीन अहमद, इबादत हुसैन, क्या बॉलिंग कराते हैं वनडे में, क्या बॉलिंग कराते हैं। और यार मुझे याद नहीं आ रहा T20 वर्ल्ड कप में भी उन लड़के को लिया गया था, शायद वो 19 साल के करीब थे, वर्ल्ड कप भी खेला है। उनकी अगर मैं बात करूं जिनका एज अभी काफी कम है, बहुत कम, जी हाँ बिल्कुल बॉलर है वो, उनकी सीम होती है, उनके पास शॉर्ट बॉल का वेरिएशन भी है बहुत। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें आप देखिए, आपने जो कहा अभी कि बैटिंग बॉलिंग कोच का क्या असर होता है, तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि आज बांग्लादेश जो इतना अच्छा कर रही है पेस में, बिल्कुल नहीं थी बांग्लादेश तो पेस में नामो निशानी नहीं था, बिल्कुल नहीं। हाँ, और आज हम जिस तरीके से रिजल्ट देखते हैं, साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीत के आ गए, न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट मैच जीत के आ गए, तो आप देखिए क्या क्या कर रही है टीम, बड़ा लाजवाब परफॉर्म कर रही है। उसका रिजल्ट है कि बॉलिंग कोच वहां उनके साथ, बिल्कुल साउथ अफ्रीका में हराया, जी हाँ, इंडिया को अभी फिर से वनडे सीरीज हराई। तो खैर ये बात हो गई। तो अब यही चीज है, अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम भी है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके टीम में हेड कोच नहीं होंगे तो एक बैटिंग के अलग होंगे, बॉलिंग अलग, तब जो है प्लेइंग 11 और स्क्वाड को चुनने की जो ज्यादातर जिम्मेदारी होती है, खासकर प्लेइंग 11 को चुनने की जिम्मेदारी होती है, वो सबसे पूरी तरह से कैप्टन के ऊपर आ जाती है। कैप्टन और क्या अब उस वक्त कैप्टन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन क्या इस वक्त नेपाल क्रिकेट टीम में एक्सपीरियंस कैप्टन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वक्त एक यंग कैप्टन है जो अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज इसके साथ आएगा स्प्लिट कोचिंग का, लेकिन इसका एडवांटेज ज्यादा है बजाय डिसएडवांटेज, क्योंकि जैसे आपको पहले बता दूं कि आप दूसरी क्रिकेट टीम कैसे करनी है, आपको भी पता है कि दूसरी क्रिकेट टीम और नेपाल क्रिकेट का जो चीज है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इस नेपाल क्रिकेट को संभालने के लिए अलग ही सरदर्द होती है, वो आपसे ज्यादा कौन समझ पाएगा, और बाकी क्रिकेट टीम के एक अलग अलग अपने इश्यूज वो होते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रास रूट लेवल पर स्प्लिट कोचिंग का अगर ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, जरूर करिए। आपको कैसा लगता है बताइए। और हेड कोच का अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये जो ग्राउंड लेवल पर जो ये चीजें निकल कर आ जाए, आखिर क्यों हर 6 महीने में बाहर हो रहे हैं, पहले इसका सोल्यूशन निकालना जरूर, वरना यकीन मानिए हेड कोच से कुछ होने वाला है नहीं। आप फिर हेड कोच लाएंगे, फिर वो 6 महीने में 4 हो गए, अगले साल खत्म होते 10 पहुंच, बिल्कुल क्या पता यार, अगर अच्छा खेली नेपाल टीम और वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक पहुंच गई तो ऐसा ना हो कि जिन्होंने प्लेऑफ में कोच ने अच्छा करवाया वो बाहर हो गए और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कोच खेल रहे हैं, मतलब कोचिंग करवा रहे हैं। तो ये चीज है। तो अगर आप हेड कोच के साथ जा रहे हैं तो यकीन प्लीज ये इन इश्यूज को सॉल्व कराइए जो इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छे से पता है कि पोवडू सर क्यों गए, या फिर वो क्यों गए, या फिर वो क्यों गए, सारी चीजें पता है। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो जो भी चीजें उठी हैं इस पे एक बार बात जरूर करिए। ये ग्राउंड लेवल पर चीजें अगर ठीक नहीं होंगी, इंटरनली ठीक नहीं होगी, तो फिर हेड कोच लाकर फिर 6 महीने बाद यही होना है जो अभी हो रहा है। अब तो 6 महीने में 3 महीने में कोच चले जा रहे हैं। और अगर आप स्प्लिट कोचिंग करते हैं उसके एडवांटेज बहुत अच्छे हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। स्पेसिफिक टाइम दोनों डिपार्टमेंट मिल जाएगा, खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट को। लेकिन यहाँ पर एक एक्सपीरियंस कप्तान की कमी खली होगी, वहां देखना होगा कि रोहित एज ए कैप्टन फिर किस तरह से करते हैं। ये तो ऑप्शंस है। आपको क्या लगता है, आपकी राय इस पे क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी कमेंट पर राय जरूर रखिए। आपको क्या लगता है कौन से ऑप्शन सही रहेगा, एज अ हेड कोच का या फिर स्प्लिट कोचिंग का, कि बैटिंग और बॉलिंग अलग कर दिया जाए। लेकिन उसमें भी हमने बताया डिसएडवांटेज क्या है, और एज अ हेड कोच बनाने पे भी डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि बिना ग्राउंड लेवल पर इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक किए हेड कोच बनाकर 3 महीने और 6 महीने में बाहर कर देना, वो भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। और आप स्प्लिट करते हैं तो उसके लिए एक्सपीरियंस कैप्टन होना बहुत जरूरी है। लेकिन रोहित अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अभी शुरू ही हुआ है, तो क्या ये सही रहेगा? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इन दोनों में से क्या ऑप्शन बेहतर रहने वाला है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करिए। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, लेकिन लाइक करना करें, कमेंट जरूर करिए अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी सुन सके। और हमारे लगातार आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंटफुल लगते हैं, तो आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लाइक बटन के पास ही आ रहा है। आप चाहे तो हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बिल्कुल।